Hello, everyone. I am Prachi Gupta, Assistant Professor at IMD College of Law at Greater Noida. So, today I am going to present PPT on Cinematography Act 1952. So, let's start. What is so? Our topic is Cinematograph Act 1952, and under this topic, there are some subtopic what we will be discuss in this video. Number one is introduction. What is Cinematograph Act 1952? After that, we will discuss film censorship and legal legislative development in India and formation of CBFC and objective of film certification, organizational setup of CBFC, board of CBFC, and function of CBFC. And after that, judicial pronouncement, that means case laws based on the act, and need for reform in the CBFC and the statute. And at last, criticism of CBFC and conclusion. So let's start. इस सिनेमेटोग्राफ आप लोगों ने ये वर्ड शायद सुना हो या ना सुना हो, पर सेंसरशिप के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। ज्यादातर मूवीज या फिर आप प्रेस से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल पब्लिश होता है या फिर कुछ भी पब्लिक डोमेन में आता है, तब आपने सेंसरशिप के बारे में जरूर न्यूज में सुना ही होगा। जैसे कि जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट है उसके अंदर सेंसरशिप के बारे में भी प्रोविजन दिए गए हैं। वैसे तो सेंसरशिप सीआरपीसी में भी बताए गए हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी बताया गया है, साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफ एक्ट में भी सेंसरशिप के बारे में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। The main objective of the censorship is to restore control what kind of moral values are portrayed amongst the public at large as portrayal of an idea or opinion which is inconsistent with the social norms and morals. Norms has been capacity to incite violence as well as breeding of wrong ideals. The government controls various portrayal ऑफ द मीडिया वायर सेंसरशिप। तो सेंसरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी चीजें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं जिनसे चांस हो सकता है कि हाँ पब्लिक इससे इन्फ्लुएंस हो सकती है, और अगर उसके दो हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। अगर इसका पॉजिटिव इफेक्ट है तो कोई बात नहीं, बट अगर नेगेटिव इफेक्ट हुआ, जैसे कि वायलेंस किसी भी फिल्म को देख के या कोई आर्टिकल को पब्लिश करके, इस तरह से अगर ये सब चीजें किसी पब्लिक को इन्फ्लुएंस करती है तो इसके लिए सेंसरशिप की भी आवश्यकता है। तो सेंसरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के सामने यही था कि इसे कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी क्या है इस एक्ट में? सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। It execute very objective of censorship. This act देखिए, जैसे कि आप पीपीटी में देख सकते हैं, सेंसरशिप मूवीज में the CBFC is a statutory body which regulate the public exhibition of films in India according to the provision under the Cinematograph 1952। अच्छा, जब इंडिपेंडेंस के पहले भी एक एक्ट था 1917 का जिसमें कि सेंसरशिप की बात की गई थी, बट क्योंकि वो आउटडेटेड लॉ हो चुका था, उसमें भले ही 1949 में अमेंडमेंट किया गया था, बट आउटडेटेड लॉ होने की वजह से उसे पूरा ही रिमूव किया गया, रिपील किया गया, और उसकी जगह नया एक्ट 1952 को लाया गया है। The Cinematograph Act of 1952 ensures certain guidelines that tame the public expression of idea, opinion, imagination via films by filmmakers. Cinema has opened up to new responsibility and debatable themes in social and political arena. With the rapid
technological advancement, it is easy to abuse the wonders of the technology and portray the themes that are harmful, that are hurtful to social conformation. The Central Board of Film Censorship was renamed into the Central Board of Certification on 1st June 1983. इसका नाम 83 में चेंज किया गया। बेसिकली सेंसर की जगह सर्टिफिकेशन को यूज किया गया था। द बोर्ड इम्प्लीमेंट्स एंड फॉलो द प्रोविजन अंडर द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952. द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जनरली जो भी बॉडीज सेंट्रल लेवल पे होती हैं, जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट उसका अपॉइंटमेंट करेगी। तो इस अथॉरिटीज बॉडी का भी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। बोर्ड सर्टिफाइज फिल्म्स विदाउट विच दे आर नॉट एलिजिबल फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। सेक्शन 5B सब क्लॉज 1 of CA Act empower the CBFC to examine and implement the principles of sovereignty integrity of India while certifying a film. It is also require the board to check the works against the security of state friendly relation with the foreign state etc. इस बोर्ड का काम क्या है कि वो जो भी फिल्म्स इन्हें एप्लीकेंट प्रेजेंट करते हैं, उन सभी फिल्म्स को एग्जामिन करना। और वो फिल्म एग्जामिन कैसे किया जाएगा, आर्टिकल 19 को माइंड में रखते हुए, और जो भी प्रिंसिपल सेट किए गए हैं, जो भी एथिकल प्रिंसिपल सेट किए गए हैं सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंदर, या जनरल प्रिंसिपल जो भी गवर्न करने लायक हैं, उन दोनों को ही मिला के CBFC फिल्म को एग्जामिन करती है और अल्टीमेट तब जाके वो सर्टिफिकेट इशू करती है। इस बीच में जैसे कि आप लोग ने आर्टिकल 19 पढ़ा होगा, उसमें क्लॉज 2 में रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड की गई हैं। उन्हीं रिस्ट्रिक्शन में से ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट एंड इंटीग्रिटी और एंड सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, इसे भी ध्यान में रखा जाएगा। इस तरह की मूवी को नहीं बनाया जाएगा जिससे कि ये सब हार्म हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? सेक्शन 5B सब क्लॉज 2 में बताया गया। इट लेज डाउन द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय द CBFC. नंबर 1, द मीडियम ऑफ फिल्म कंफर्म्स टू द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी. नंबर 2, creative freedom or artistic expression shall not be unreasonably curbed. Number 3, the certification must be responsive to the social change. Number 4, the film must provide clean and healthy environment. Number 5, film must be cinematical of decent standard and is of aesthetic value. Last one, the CBFC must judge the film in its entirety and not from a one track based perspective. मतलब कि जो बोर्ड है, जो अथॉरिटी है, उसे कोई भी पार्ट, एक पर्टिकुलर पार्ट को देख के पूरी मूवी को जज नहीं करना चाहिए। उसे पूरा एज अ होल पूरी मूवी को या उस फिल्म को देखने के बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि क्या उसने स्टैंडर्ड को फॉलो किया है कि नहीं। उसी बेसिस पे वो सर्टिफिकेट इशू करती है। जैसे कि बैंडेड क्वीन मूवी में बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि कोई भी फिल्म को उसको पूरा ही देख के आप निर्णय लीजिए, ना कि सिर्फ एक पार्ट से आप अपना जजमेंट बायस्ड होके दें। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है। नेक्स्ट है CBFC का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है कि हाँ, इसका सेटअप कैसे किया जाता है। तो द CBFC इज अ बाई-लेवल एसोसिएशन. इट्स हेडक्वार्टर एट मुंबई एंड हैज 9 रीजनल ऑफिसेस. These regional offices assist in examination of film. It is interesting to note that the member of advisory panel are from different walk of life who are nominated by the central government. CBFC एक तो चेयरपर्सन बैठता है हेडक्वार्टर में और मेंबर्स, उसके साथ ही साथ 9 अलग रीजनल
ऑफिसर्स भी इसके हैं और उसके साथ ही एडवाइजरी पैनल है जो इसे असिस्ट करती है। ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। The actual statutory power to certify film lies with the board of CBFC. The main CBFC board consists of chairman and other members that are 12 to 25 in number, who are appointed by the central government. Or the 9 regional officers have a particular regional officer who supervise it, and they are situated at Kolkata, Bangalore, Chennai. After that, what are the function of the CBFC? The provision of Cinematograph Act determines whether a film is to be fit for public exhibition or not. So CBFC has liberty of reasonable discretion. बेसिकली सीबीएफसी सर्टिफिकेट ग्रांट करता है मूवीज को। एग्जामिनेशन के बाद वो 4 तरह के कैटेगरी में मूवी को डिवाइड कर सकता है। एक एस क्लास एस सर्टिफिकेट होता है जो कि एनी प्रोफेशन या फिर एक प्रोफेशनल क्लास के लोगों के लिए ही वो मूवी होती है, तब वो एस सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं। यू फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिकेशन exhibition or universal viewership. A for the public exhibition restricted to the adults only, and UA for unrestricted public exhibition with an endorsement of caution to parents or guardian of children below the age of 12 साल से कम बच्चों के लिए मूवी जो कि पेरेंटल गाइडेंस में देखी जा सकती है। एक 5वां पॉइंट और है कि सीबीएफसी चाहे तो उस मूवी को रिफ्यूज भी कर सकती कोई भी इनमें से कोई सर्टिफिकेट देने के लिए। नेक्स्ट है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो एक केस था राज कपूर वर्सेस स्टेट 1980 में। इस केस में कोर्ट ने क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किया था? कोर्ट लेट डाउन by that if film certificate is granted by censure board under section 6 of CA, the court should not disregard the decision because of the fact an expert committee judge the suitability of film for the audience. The expert committee knows better and their understanding of principal ingredient of this obscenity would also be better. Expert committee के decision को प्रायोरिटी दी गई थी इस केस में। के बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में भी कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए थे, जिनमें से ये कुछ प्रिंसिपल हैं। रीजनेबल स्टैंडर्ड मस्ट बी अडॉप्टेड व्हाइल द जजिंग, द ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑफ ऑब्ससिनिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द practitioner. Third one is the film must be judged in entirety in order to determine whether a particular scene in its offense cinematograph guideline or not. ये point भी मैंने बताया था अभी। The petitioner must also prove the proximate and direct nexus of the film to endangering the public order. ये बात भी उन्हें बताना पड़ेगी, क्या आपस में कनेक्शन है, क्या नेक्सस है इसमें। The court should not ordinarily disregard the CBFC's decision regarding the film certification unless it is proven to be unreasonable. मतलब यहाँ प्रोविजन डाल दिया, रीजनेबल होगा तब कंसीडर किया जाएगा, अनरीजनेबल होगा तब नहीं। क्योंकि ये एक 1952 का एक्ट है, तो इसमें कुछ अभी भी चेंजेस की आवश्यकता है, जिसके बारे में इस स्लाइड में बताया गया है। जैसे कि फेमस डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने भी ये स्टेट किया है that society has adapted itself to a different world and therefore it is high time that things go to the next level with the advancement in technology and amount of connectivity and information available nowadays benefit the films industry in more ways than one. However, the age-old statute restricts a few of creative possibility due to its backwardness, and immediate change is need of the hour. The time when the act was passed cannot be applied to the present. मुगदल कमेटी में ने भी इसमें कुछ रिकमेंडेशन किए थे, जैसे कि इन्होंने रिकमेंड किया था कि इसमें कम से कम 2 फीमेल मेंबर्स भी ऐड किया जाना चाहिए। साथ ही साथ पॉलिटिकल कनेक्शन या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस इस अपॉइंटमेंट में नहीं होना चाहिए। सीबीएफसी के अपॉइंटमेंट में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए।
Another suggestion was widen the scope of jurisdiction of film CBFC tribunal board. The suggestion is that tribunal can hear cases regarding the objection in film rather than courts. This would save the time and resources a bit more than the usual tedious court procedure. कंक्लूजन में जैसे कि ये एक्ट 1952 का एक्ट है, ये अपने टाइम का एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट था, जो कि इसका मेन पर्पस यही था कि ये सेंसर करे इस तरह के किसी भी किसी भी चीज को जो कि पब्लिक डोमेन में आने वाली है। तो बट इसमें कुछ कमियां भी थी, जैसे कि इसमें फीमेल रिप्रेजेंटेशन की कमी थी, और साथ ही साथ क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अपॉइंटमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया इतना ज्यादा सख्त क्राइटेरिया नहीं है इनके अपॉइंटमेंट का, तो थोड़ी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो ये इवन द apex court has admitted time and again the CBFC decision shall not be disregarded as yet we have observed a few important judicial pronouncement where the court has provided a better interpretation of actual role of CBFC as under the provision of CA Act. भले ही कोर्ट के पास जुडिक्शन है, बट ट्रिब्यूनल का गठन भी इसमें सीबीएफ सिनेमेटोग्राफ एक्ट में किया गया है, तो उसके भी जजमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। डायरेक्ट कोर्ट में जाने से पहले ट्रिब्यूनल को ही फॉलो करना चाहिए एप्लीकेंट को। एट लास्ट देयर आर फ्यू क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग द सीबीएफसी विद द करप्शन and nepotism restricting the transparency of the industry, and CBFC has alleged of being unreasonable as well. The censorship guidelines are periodically reviewed in best interest of the audience, changing the time and acceptability among the public. इसमें कुछ चेंजेस हो जाएं तो ये एक्ट अभी भी रिलेवेंट है आज के टाइम में। सो इस एक्ट के बारे में इतना ही है कि एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करने की अभी आवश्यकता है, जो कि हमने पॉइंट आउट किए हैं। थैंक यू।